बहुत सारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी देखे कि जहाँ मैं देखती थी कि मैं एक पूरी जेल में कैद हूँ, वहाँ कभी डेथ हो जाती थी। ये जो एंजल्स रहते हैं या अवतार रहते हैं वो कैसे रहते होंगे, वो कैसे होंगे। तो एक बार मेडिटेशन में ये भी देख लिया कि हाँ, सबकी जो जो अवतार है उनकी जर्नी भी कैसी रही। फिर वही लाइट से वापस मैंने देखा कि मैं वही लाइट से ये स्वरूप में आई हूँ। मेरी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद छोटी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया। पढ़ी लिखी लड़की थी, तो वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि इतना पढ़ने के बाद फीमेल को ये फेज से भी गुजरना। ये जो था वो सबसे बड़ा शॉकिंग था कि मेरा स्पिरिचुअलिज्म में आना, कि क्या लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। आपकी धारणा बन चुकी थी हाँ, मैं आदमियों के प्रति, हाँ, ये मेरी धारणा पुरुष के प्रति। यस, कि एक सेंटेंस पढ़ा था कहीं, ऑल मैन आर डॉग। तो मैंने ये दिमाग में बिठा लिया था कि सारे पुरुष एक जैसे होते हैं, जिसको फीमेल की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको सिर्फ फीमेल को डोमिनेट करना है, कंट्रोल करना है, दबाना है, उनके हिसाब से दुनिया को चलाना है। आपको एक सुख की अनुभूति कब हुई, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जब मैंने स्वीकार भाव सीखा। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा धरती पर शरीर धारण करती है अनुभवों के लिए, अपने माता पिता को चूज करती है, परिस्थितियों को चूज करती है, अपने परिवारजनों को चूज करती है और अपने स्वभाव को भी चूज करती है। वो अपने सोल के निखार के लिए अलग अलग अनुभव लेती है समाज में, चाहे उसमें कष्ट हो या सुख हो, दोनों ही परिस्थितियों को वो स्वीकार करती है। तो आज हम मिलेंगे डॉक्टर खुशहाली लुखी जी से, जो कि सूरत से हैं और 2019 से ध्यान में हैं। वो होम्योपैथी डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, और वो ऊर्जा के ऊपर भी काम करते हैं, विचारों के ऊपर भी काम करती हैं और साथ साथ इमोशंस के ऊपर भी काम करती हैं। तो हम उनसे जानते हैं उनकी सुंदर यात्रा को। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत करते हैं खुशहाली जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। खुशहाली जी, जैसा कि इस जीवन की यात्रा इस धरती पर इस शरीर के माध्यम से ही शुरू होती है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी ये सुंदर यात्रा किस परिवार में कैसे शुरू हुई? एक्चुअली हम बहुत एक फार्मिंग परिवार में थे पहले। 4 बहनें थी, माता पिता, बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो साथ में रहते थे। तो ऐसा परिवार था, पर पिताजी पहले से ही सोशल वर्कर थे, बिजनेसमैन थे, पर घर में बहुत ज़्यादा काम रहता था। मदर हमेशा काम में बिजी रहते थे और हम 4 बहनें थी, तो 4 बहनों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म महसूस करना पड़ता था, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था समाज का, कि इनको 4 बेटियां हैं। भाई था नहीं तो इनको 4 बेटियां हैं। तो 4 बेटी की जो माँ रहती है, 4 बेटियों की, उनको था कि ये उसको सब डिस्पाइज करते थे, डिसलाइक करते थे। तो मेरी मदर को बहुत डिसलाइक फेस करना पड़ा कि हम बेटियां थी। तो फिर उनको ये भी बोला जाता था समाज में जब, कि इतनी वैल्यू नहीं मिलती थी। जो बेटे वाली माँ थी, चाचियाँ थी, बड़े मम्मी थे, तो उनको जो वैल्यूएशन थी वो वैल्यूएशन मदर को नहीं थी। तो लुखी जी, आपका जो जन्म हुआ, क्या शहर में हुआ या किसी गांव वगैरह में आप रहते थे? एक्चुअली अब मेरी जो पढ़ाई हुई, मेरा बर्थ ही गांव में हुआ और वही गांव में मेरी 0 से लेके 11 तक की पढ़ाई हुई। तो गांव था, तो गांव में वैसे भी मम्मी को बोलते थे कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, क्योंकि लड़कियां हैं, रोटी ही करनी है, चूल्हा ही जलाना है, तो फिर क्या पढ़ा के मतलब है, घर पे ही तो बिठाना है। तो वो भी मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्यों ऐसा, क्योंकि मम्मी को मैं देखती थी, हम 4 बहनें
और मेरे कज़िन सिस्टर थे, वो रहते थे हमारे साथ, और बहुत सारे रिलेटिव्स, यानी दोपहर में खाना खाने वाले 15-20 लोग, घर के इतने 7-8 और 15-20 अलग से। तो मम्मी को हमेशा मैंने काम में ही देखा था। तो मुझे लगता था कि ऐसी लाइफ सिर्फ नहीं निकालनी है मुझे जहाँ सिर्फ काम और ताने, काम और ताने, ये नहीं करना है मुझे। ये मुझे बहुत अंदर से खींचता था। खुशहाली जी, जैसे कि एक स्वभाव होता है बचपन में, हर सोल का अपना स्वभाव है, तो आपका क्या स्वभाव था उस समय? मैं बहुत ही चुलबुली थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा था कि देखिए ना, मैं बोल रही हूँ ना कि मम्मी को देख के मैं बड़ी हुई, तो मुझे था नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए। तो मैं पहले से ही ऐसी थी स्कूल में, ये एक लीडरशिप क्वालिटी थी कि सबको लीड करके चलती थी। ये रहा मेरा 11th तक। पर 11th में भी एक था कि मेरे क्लास में सारे के सारे लड़के थे, मैं अकेली ही 11th साइंस में लड़की थी। तो भी सब बोलते थे ये अकेले लड़की क्या पढ़ रही है। तो लड़के मुझे चिढ़ाते थे कि क्या इसको पढ़ाई की इतनी पड़ी है कि पूरी क्लास में ये अकेली है। तो पहले से ही थोड़ा क्या बोलते हैं ना, डिफेंडिंग वाला नेचर था कि हाँ कर सकते हैं, लड़ तो लेना ही है, और लीडरशिप क्वालिटी थी। और ऐसा भी था कि मैं लड़कों से बहुत ज़्यादा, मुझे थोड़ी ऐसे बोले नफरत तो नहीं, पर गुस्सा ज़रूर था, क्योंकि जो माँ को देखा, जो क्रिटिसिज्म फेस किया, तो एंगर पहले से था कि भले ही सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लड़कियां भी सब कर सकती है। तो खुशहाली जी, जैसे कि आपके स्वभाव से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसा कि आप हैं, कि हमेशा आपके दिमाग में एक बात आ गई कि सिर्फ लड़के ही क्यों, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। हाँ। ये चीज़ आपके दिमाग में पहले आ गई। तो उसके बाद हम जानना चाहते हैं आपकी आगे की एजुकेशन। हाँ, 11th के बाद मैं 12th में, क्योंकि यहाँ मैं अकेले लड़की थी, तो बहुत जो था ना कि जो एक्सपोजर, जो टीचर से और जो कम्युनिकेशन, वो इतना नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा इग्नोर ही होता था। तो फिर मैंने ही ज़िद करके पिताजी को बोला कि आप मुझे शहर में भेजो। तो फिर मैं 12th में शहर में पढ़ने गई। तो वहाँ एक गांव से, छोटे से गांव से आई हुई लड़की इतने बड़े शहर में पढ़ने गई, तो वहाँ मुझे वही जो मेरे अंदर था क्रिटिसिज्म, वही वापस से फेस करना पड़ा कि इसके कपड़े कैसे हैं, इसको बोलने चलने का ढंग नहीं है। तो वहाँ भी थोड़ा शुरुआत में ये क्रिटिसिज्म फील किया, फिर बाद में धीरे धीरे करके सब एडजस्ट होता गया। पर वो जो फ्लो था मेरा, वो जो मेरा लीडरशिप क्वालिटी थी, वो इस शहर में पूरा ख़त्म हो गया। जो मैं चुलबुली बोलने वाली अचीवर लड़की थी, वो साइलेंट हो गई। तो वो डायरेक्ट मेरा जो स्कोर था वो भी डाउन आ गया। जो मैं 90s के स्कोर वाले लड़की 60s-70s की रेंज में आ गई। तो मैंने जो सोचा था कि हाँ ये करेंगे, वो सारा करियर मेरा वहाँ सब कन्फ्यूजन आ गया और सब ख़त्म हो गया। फिर लाइफ को, फिर होम्योपैथी में एडमिशन लिया, क्योंकि किसी ने पिताजी को बताया, मम्मी को बताया कि लड़कियों को ये होम्योपैथी करा दो, कोई बड़ा डॉक्टर से शादी करा देना ताकि लाइफ सेट हो जाए। अच्छा तो नहीं लगा था, पर जो स्कोरिंग था वो इतना हुआ नहीं, तो फिर एक्सेप्ट कर लिया और वापस से दूसरे बड़े शहर में शिफ्ट हो गए पढ़ने के लिए। पर वहाँ वो कॉन्फिडेंस वाला इश्यू नहीं था, पर एक ज़रूर था कि जो मैं 11th तक स्टेज पर बोलती थी, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, जो स्टेज को हिलाती थी, वो मेरा सारा ख़त्म हो गया। क्योंकि वो स्टेज फियर, वो जो परफॉर्मेंस का जो प्रेशर आया 12th में, उसमें मैं वहाँ गुम हो गई। फिर पढ़ाई कर ली, कॉलेज मेरा BHMS कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। हाँ, पर वहाँ थोड़ा खुल गई, पर स्टेज पर जाके बोलो उतना नहीं खुली थी। पर हाँ, ये जो इनजस्टिस का, लड़कियों के साथ जो इनजस्टिस का भाव था, वो तो मेरा वहाँ भी रहा। क्योंकि फाइनल ईयर में हमारे यहाँ कॉलेजेस में ऐसा होता था कि इंटर्नशिप जो थी वो नहीं देते थे, सिर्फ हमें वी हैव टू पे, एंड आपको अगर इंटर्नशिप नहीं करना है तो पे करो, अगर कॉलेज में रहना है तो आप बैठो। कुछ केसेस मिलते थे, तो मुझे उससे संतोष नहीं था। मुझे था कि आपको जैसे MBBS में सबको कितना क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, तो हमें वो एक्सपोजर चाहिए। तो फिर वहाँ भी हमने बहुत कारनामे किए, हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा कि हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप नहीं है, आप ये करो। फिर कॉलेज में स्ट्राइक्स हुए, तो ये जो फिर वापस से वो लीडरशिप वाला तो खुल गया। और वैसे
वहाँ पे मेरा BHMS कंप्लीट हो गया। फिर शादी हो गई, कुछ जॉब किया, बस यहाँ मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ। फिर नई जर्नी शुरू हो गई। तो आपकी जैसे एजुकेशन कंप्लीट हो गई, जो एक लीडरशिप क्वालिटी आपकी जो ओरिजिनल थी वो गुम हो के फिर दोबारा से एक समय के साथ साथ रिवाइव होनी शुरू हो गई। तो आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी अपने होम्योपैथी उसकी, या अभी भी आप सिर्फ सर्च में ही थे? और मैं सर्च में ही थी, क्योंकि मैं होम्योपैथी में कॉलेज के टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि जैसे हर जगह होता है, BHMS की डिग्री लेते हैं, एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने भी कहीं ऐसा ही सोचा था, एक क्लिनिक कर दूँगी और वहाँ जनरल प्रैक्टिस शुरू कर दूँगी, पर नेचर को कुछ और ही मंजूर था। तो खुशहाली जी, जब आपने ये डिसाइड मन से सोचा कि होम्योपैथिक वाले भी बाद में एलोपैथिक क्लिनिक खोल लेते हैं, तो आप क्लिनिक खोल लेंगे, तो क्या आप उसमें सक्सेसफुल हुई, या फिर आपके परिवार में एक कोई नया मोड़ आपके जीवन में आया जिससे आप आगे बढ़ी? नहीं, उस टाइम मैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी, जब ये साथ में पैरेलल थिंकिंग चल रहा था। तो क्लिनिक का तो सिर्फ अभी जो था वो दिमाग में ही प्लानिंग था, उसमें एक और यूटर्न आ गया, लाइफ में शादी हो गई। वेरी गुड। तो शादी हुई, तो शादी में हस्बैंड जो थे MBBS थे, वो हायर स्टडी के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तो उनका MBBS कंप्लीट होके इंटर्नशिप चल रहा था, उनका इंटर्नशिप के दौरान वो पढ़ रहे थे, तो उनका वो क्लियर हो गया। फिर उन्होंने कोल्हापुर में DNB मेडिसिन में एडमिशन ले लिया। तो मेरा जो सूरत में क्लिनिक करना था, वो सारा प्लान ख़त्म हो गया। तो मुझे भी उनके साथ कोल्हापुर शिफ्ट होना पड़ा। तो वहाँ भी एक अलग ही लाइफ का स्ट्रगल शुरू हो गया, जो मैंने कभी देखा नहीं था वो लाइफ। आपकी ये जो मैरिज लाइफ शुरू हुई, तो आप जिस परिवार से आई थी, वो परिवार और नए परिवार में समांतर थे या डिफरेंस था दोनों के अंदर? वो दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, कि फादर की फैमिली एक बड़ा बिजनेसमैन, एक पॉलिटिशियन, एक फ्रीडम वाला माहौल था, बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी। क्योंकि पिताजी को भी ऐसा ही था, 4 लड़कियां हैं, दुनिया ताने मार रही है, तो मेरे को ताने नहीं सुनने, ये लड़कियों को लड़के के बराबर बड़ी करनी है। तो उन्होंने वो फ्रीडम दे के रखी थी कि आप जाओ करो। तो हम छोटे थे तभी से भी यही था कि घर के प्लम्बिंग का काम, किसी की रेलवे की टिकट बुक करानी हो या कोई भी कराना है, तो किसको करना है? लड़कियों को करना है, क्योंकि वो सब सिखाना चाहते थे हमें, एवरीथिंग, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे। फिर हाँ, ये भी एक मोड़ आया कि मम्मी हो गई शिफ्ट सूरत हम बच्चों को लेके, और पिताजी रहे गांव में, क्योंकि उनका वो एरिया था, क्योंकि वो विधायक थे तो उनका एरिया वहाँ था। तो फिर यहाँ पे ये लाइफ में जी के आई थी कि हाँ, सब लड़कियों को करना है, क्योंकि वैसे ही बड़ा करना था मम्मी को तो पापा को हमें। फिर शादी में करके जहाँ जिस घर में आई, वो ट्रेडिशनल फैमिली था बहुत, कि वहाँ लड़कियों को ज़ोर से बोलना नहीं है, ज़ोर से हंसना नहीं है, बिना दुपट्टे के बाहर नहीं जाना है, फिर अकेले नहीं जाना है, ये सब कुछ था। हाँ, हस्बैंड फ्री माइंड थे क्योंकि वो पढ़े हुए थे, तो उन्होंने कभी रोक टोक नहीं लगाई मुझे। पर हाँ, जो मेरे इन-लॉज थे, तो वो बहुत बेसिक फैमिली से थे, तो उनकी सोच बहुत बेसिक थी। तो वहाँ मुझे काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा सहन करना पड़ा कि एक बहू घर में आई है, तो उसको वो ट्रेडिशनल खाना बनाना आना चाहिए, सारी स्वीट्स बनानी आनी चाहिए। तो 3 महीनों में तो मेरी सारे एग्ज़ाम्स हो गई थी, जो मैंने कभी नहीं किया था। तो आपने खाना बनाना सीखा वहाँ पर? वाह! हाँ, बेसिक आता था, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, पर ये नहीं आता था अलग अलग जो व्यंजन रहते हैं, हमारी स्वीट्स रहते हैं या कुछ नए, वो नहीं आता था मुझे। ठीक है, तो अभी आपसे आगे की आपकी जर्नी जानते हैं कि जब हस्बैंड पढ़ने चले गए दूसरी तरफ, तो आपका जो अपना सपना था कि आपको आगे बढ़ना था, तो उसको आपने ऐसे आगे कैसे बढ़ाया? एक्चुअली तब तो मुझे ऐसे लगा कि अभी मैं 3 साल पीछे रह जाऊंगी,
जो मेरे साथ डॉक्टर्स थे जो पढ़ के मेरे साथ आए थे, उन लोगों ने सबने अपना क्लिनिक लगा लिया था। फिर चलो चलते हैं, फिर वहाँ कोल्हापुर में गई, फिर वहाँ मैंने रियल स्ट्रगल शुरू हुई। 1200 रुपये में जॉब चालू किया हॉस्पिटल में, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक का, क्योंकि पहले से ही एक वो था कि जहाँ करना दिल दे के काम करना है। तो मैं 9 से 8 बजे, तो पहली सैलरी आई 1200 रुपये। मैंने बोला 1200 में तो घर कैसे चलेगा, मांग तो सकते नहीं। हस्बैंड की जो सैलरी थी वो उनकी फीस में जाती थी, तो फिर 1200 में तो घर नहीं चलेगा। तो फिर 1 महीना 2 महीना जॉब किया, फिर वो मैंने जॉब छोड़ दिया, फिर वही कोल्हापुर में क्लिनिक लगा लिया। और फिर मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठती थी, 6 बजे उठ के हस्बैंड का टिफ़िन बना देती थी, फिर मेरे रूटीन काम निपटा के जॉब को जाना, रात को जॉब से आना, फिर वापस टिफ़िन बनाना, फिर आयरनिंग करना और फिर पढ़ना। सुबह 6 से दिन शुरू होता था, रात को 1 बजे दिन ख़त्म होता था। तो यही चला। फिर हर रोज़ मैं एक निकलती थी रास्ते से, वहाँ 3-4 क्लिनिक थे, 3 MBBS डॉक्टर थे, एक चौथा भी MBBS था, पर उनके वहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी। तो मैंने पूछा ये बंदा करता क्या है? तो वो बोले कि ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता है। मैंने बोला ये MBBS होके होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता है, ठीक है, इसमें कुछ दम है। तो फिर मैं एक दिन वो सर से मिलने गई, सर मुझे आप होम्योपैथी सिखा दो, क्योंकि 70 पेशेंट क्लिनिक खुला है और 70 पेशेंट की लाइन है और वो लोग 2-3 पेशेंट में खुश है। तो फिर सर से मिले, ठीक है आ जाओ। तो और एक काम एड ऑन हो गया, जॉब मैंने छोड़ दी, क्लिनिक लगा लिया। तो सुबह 9 बजे से क्लिनिक खोल के 1 बजे तक क्लिनिक, फिर 1 बजे सर के पास सीखने चले जाती थी, 1 से 6 बजे उनकी OPD में बैठती थी, होम्योपैथी सीखती थी, 6 से 9 वापस से मेरे OPD में बैठती थी, 9 बजे सब्जी लेने जाती थी, खाना पकाती थी, हस्बैंड को हॉस्पिटल से लेने जाती थी। तो आप ड्राइविंग भी कर लेती हैं? हाँ, पहले से आप पहले से ही ड्राइविंग कर लेती थी। बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ थी, बट आप कर रही थी क्योंकि आपके अंदर एक तमन्ना थी कि मुझे करना है ये, तो इसलिए आप आगे कर पा रही थी। तो हम आगे जानते हैं और आपकी ये सुंदर जर्नी को कि और कैसे आप आगे बढ़े। फिर मैंने जैसे बोला कि हम 4 बहनें थी, मेरी शादी हो गई, बड़ी बहन की शादी हो गई थी, उनको भी फैमिली में स्ट्रगल ही थी, क्योंकि वो सब जॉइंट फैमिली थी, तो उनको वर्क करने की परमिशन नहीं थी। तो मैंने तो पहले से तय किया था कि पहले मेरा क्लिनिक होना चाहिए, बाद में हस्बैंड का। क्योंकि मैं बोली मैं थोड़ी लड़ाकू थी। तो और जो छोटे सिस्टर थे उससे छोटी, तो सबसे छोटी थी सिस्टर, उसकी फिर शादी हो गई, फिर उसकी बीच वाली जो बहन थी उसकी शादी लेट हुई, तो उसको भी सेम फेस करना पड़ा कि हाँ जो भी लड़का आया इसे शादी कर लो, वो फिर 10th पास हो, कुछ छोटा मोटा काम कर रहा हो, तो समाज वालों का प्रेशर बहुत रहा। पर हम लोग तो वहाँ में धीट थी कि नहीं करना है, उससे बेहतर है हम अकेले रहेंगे, बाकी ऐसी शादी नहीं करनी है। उसी बीच फिर हस्बैंड का MD क्लियर हो गया और मैंने MD में एडमिशन ले लिया। वाह! कि क्योंकि फीस के पैसे नहीं थे कि हम दोनों फीस साथ में भर पाए, तो उनका कंप्लीट हुआ और फिर मेरा शुरू हुआ। तो हस्बैंड ने ही बोला कि अगर अभी तुम्हें होम्योपैथी आ गया, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि 2.5 साल मैंने वहाँ वही सीखा। तो फिर वो बोले तू MD करने आई थी या मैं आया था यहाँ पे? तो फिर वो जीवन ने वो सुंदर, क्योंकि ये स्टेज में मैंने सीखा भी कि हाँ, कि वो मुझे पसंद नहीं था, मुझे लगता था ये गलत डिसीजन है वहाँ जाना, पर ये लाइफ का राइट डिसीजन था। उस बीच में मेरे देवर जो थे उन्होंने भी सुसाइड किया, तो वो भी हमारी लाइफ का एक बहुत सेंसिटिव सीन था। दर्द था, एक बहुत बड़ा दर्द था या आघात था हमारे लिए, शॉक था, क्योंकि वो 12th में कम परसेंटेज आने की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे वो पूरे गुजरात बोर्ड फर्स्ट आए थे, तो वो पीयर प्रेशर था या फिर वो बीमार कुछ चले, कुछ डिप्रेशन में गए और उनके कारण उन्होंने सुसाइड किया। तो वो एक था, वही सदमा साल भर, वहीं से उभरते उभरते साल भर हो गया। तो छोटी बहन की शादी हुई थी, तो उनके घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, फिर हम लोग वहाँ से सूरत शिफ्ट हो गए, हस्बैंड की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो, और मैंने MD में एडमिशन ले लिया, तो मेरा वो चालू था। फिर हम लोग सूरत शिफ्ट हुए, फिर मैंने बोला अभी मुझे क्लिनिक बना दो आप।
पहले तो बोला कि होम्योपैथी चलती नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी के बारे में भी यही कंसेप्ट था कि लोगों के लिए होम्योपैथिक अवेयरनेस नहीं है, तो होम्योपैथिक क्लिनिक करने से बेहतर है आप कुछ वापस से हस्बैंड हॉस्पिटल करेंगे वो ज्वाइन कर लो। पर वहाँ पे मैं फर्म थी कि नहीं, मुझे होम्योपैथी करना है, और मेरे हस्बैंड सपोर्टिव थे, वो बोले हाँ ठीक है। फिर हम दोनों ने क्लिनिक देखना शुरू किया, क्लिनिक लगा दिया, फिर वहाँ जर्नी शुरू हुई, फिर प्रेगनेंसी रही। वही प्रेगनेंसी दौरान जो मैं बोल रही हूँ छोटे सिस्टर की शादी हुई, उनके घर में कन्फ्लिक्ट साल भर से चल ही रहे थे। वो चले, कभी सुधार हुआ, कभी नहीं हुआ। फिर मेरी डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के बाद छोटी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया। उनके घरेलू जो भी कन्फ्लिक्ट थे उसमें, वो भी गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, वो भी पढ़ी लिखी लड़की थी, तो वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि इतना पढ़ने के बाद एक फीमेल को यही फेज से भी गुजरना है। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था। पर ठीक है, फिर वहाँ भी मुझे फाइट करना पड़ा, फिर एफआईआर किया, फिर ये सब चला, 3 साल की केस भी चली, जस्टिस हुआ, और उसी दौरान मेरा एमडी भी चल रहा था, एक छोटी बेटी भी आ गई थी। तो ये स्ट्रगल 3 साल तक चला। तो ये जो था वो सबसे बड़ा शॉकिंग था कि मेरा स्पिरिचुअलिज्म में आना, कि क्या लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। खुशहाली जी, जैसा कि आपने इतने मोड़ों के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, कितने दरवाजे खुल चुके थे आपके लिए। उसमें दर्द का भी था, एक सुखद भी था कि आपके घर एक बेबी ने जन्म लिया, और आप एमडी भी कर रही थी। तो क्या आप ये सब चीज़ें आसानी से कर पाई, क्योंकि एमडी में आपको पढ़ाई भी करनी है, फिर एग्ज़ाम भी देने हैं, और तो आपके पास इतना समय या इतना पेशेंस लेवल था कि आप आराम से ये सब कामों को कर पाई? नहीं, उस टाइम तो इतना नहीं था। हाँ, पर एक था करना है बस। उस टाइम मेरी मेंटल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। पर हाँ, एक था कि मैं मेरी 15 दिन की बेटी को लेके पार्ट 1 की एग्ज़ाम देने औरंगाबाद गई थी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी मेरी पढ़ाई थी, क्योंकि 15 दिन बाद फाइनल एग्ज़ाम्स थे। तो वो मैं कभी भी सोचती हूँ कि ये डिलीवरी का दर्द गया कहाँ? सब बोलते हैं कि पोस्टपार्टम रेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो वो फेज़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि पढ़ाई थी। क्योंकि एक था ना कि जो पार्ट लेके आई थी कि क्रिटिसिज्म, और ये सिस्टर का मैं देख रही थी, वो सब में मेरा जो सुकून था वो मैंने कभी देखा ही नहीं था। वो एग्ज़ाम्स हो गए, वो भी क्लियर हो गए, और लाइफ कुछ सालों ऐसी ही चली। खुशहाली जी, इतनी स्ट्रगल्स के बाद मेंटल स्टेट तो डिस्टर्ब होती ही होती है। तो आदमी एक नया रास्ता खोजता है कि जो एक सुख का अनुभव चाहे या शांति का अनुभव चाहे, तो आगे आपकी और जर्नी कैसे आगे बढ़ी? फिर यही सब कश्मकश चल रही थी, सोशल प्रेशर भी था कि आप केस विड्रॉ कर लो, ये नहीं करना है क्योंकि समाज में अच्छा नहीं दिखता है। तो पहले से एक तो इनजस्टिस का भाव लेके पैदा हुई थी लड़कियों के लिए, और उसमें ये वापस से जुड़ता गया। पर ये कहीं ना कहीं सुकून नहीं दे रहा था मुझे। लड़ तो रही थी पर अंदर से सुकून नहीं था। अभी मुझे चाहिए था कि मुझे एक ऐसा रास्ता मिले जहाँ सुकून हो। तो फिर एक तेजनान फाउंडेशन करके स्पिरिचुअल संस्था है, उनके साथ जुड़े। वहाँ की फिर एक पैशन था, इससे निकलना है, ये बहुत ज़रूर था। हस्बैंड बहुत ही अच्छे और बहुत ही सपोर्टिव थे, पर उनके लिए भी मुझे मन में ये बायस हो गया था कि सारे मेल एक जैसे होते, क्योंकि सबको ऐसे ही देख के आई। तो आपकी धारणा बन चुकी थी आदमियों के प्रति। हाँ, ये मेरी धारणा पुरुष के प्रति। यस, कि एक सेंटेंस पढ़ा था कहीं, ऑल मैन आर डॉग। तो मैंने ये दिमाग में बिठा लिया था
कि सारे पुरुष एक जैसे होते हैं, जिसको फीमेल की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको सिर्फ फीमेल को डोमिनेट करना है, कंट्रोल करना है, दबाना है, उनके हिसाब से दुनिया को चलाना है। तो उनको भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए हमारे जो पर्सनल रिलेशन थे वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही थे। उनका वो जो सपोर्टिव स्वरूप में देख ही नहीं पा रही थी। और ये जो जंबलिंग मचा हुआ था कि हाँ एग्जाम देने अकेले जाओ, कोर्ट में भी अकेले जाओ, क्योंकि एक बिलीफ थी ना कि कोई सपोर्ट, मेल सपोर्ट नहीं करते, तो वो भी सच भी हो रहा था कि क्लिनिक, सुबह क्लिनिक पे जाओ, फिर घर पे जाओ, फिर खाना वाना पकाओ, फिर कोर्ट में जाओ, वापस से आओ, बेटी को देखो, फिर वापस से क्लिनिक जाओ। इसके सभी अनुभवों के बीच में, ये जितने भी कड़वे अनुभव थे, आपको एक सुख की अनुभूति कब हुई, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तब हुई जब मैं स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी, तब हुई जब मैंने स्वीकार भाव सीखा, क्योंकि तेज ज्ञान फाउंडेशन का मेन मंत्र था एक्सेप्टेंस। वो एक ये मुद्रा थी जो हमारे अंदर छप गई। फिर वर्तमान का जादू, फिर स्वीकार का जादू, फिर बहुत सारी शर्श्री की बुक्स पढ़ी, पावर ऑफ थॉट्स सबसे पहले, सीक्रेट, वो सारे देखे। क्योंकि मेरे साथ मेरे इन लॉज भी थे, वो सपोर्ट ही थे, बच्चों को रख रहे थे, पर मुझे वो सपोर्ट दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने चश्मे ही एक अलग पहन के रखे थे कि दुनिया ऐसी ही है, तो दे आर वेरी सपोर्टिव। पर ये जो मेरी कश्मकश थी, वो लड़ाई थी, वो लड़ाई धीरे 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 शांत होना शुरू हो गई। और जैसे ये लड़ाई शांत हुई, जैसे मैं समझ में आना शुरू हुआ, फिर जीवन थोड़ा ठीक होना तो शुरू हो गया। पर फिर भी कभी खुशी कभी गम चलता रहा। कभी बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट, बहुत ज़्यादा इमोशनल अराउजिंग, उसमें मुझे अर्टिकेरिया यानी एलर्जी की बीमारी, जुकाम एलर्जी का, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, बैक पेन, माइग्रेन, इतना सीवियर माइग्रेन होता था कि 5 दिन में 3 दिन तो मेरा हेडेक में जाता था, 2 दिन मुश्किल से अच्छे जाते थे। 2 नी पेन्स कि मैं आधा घंटा भी दोनों घुटने फोल्ड करके बैठ नहीं पाती थी। ये सारी मैंने ऑलरेडी बीमारियां पैदा कर ली थी इस जर्नी में। तो एक तो शरीर बीमार था, मन भी बीमार था, और सोल भी बहुत पीड़ा में थी। तो मैं कंटिन्यूस एक प्रेयर करती थी, मुझे इससे बाहर निकलना है, कुछ हेल्प हो जाए, मुझे इससे बाहर निकलना है। फिर ये रास्ता मिला, धीरे धीरे सुकून हुआ। फिर सबसे बड़ा हुआ कि मैं, मेरी बहन की जो ससुराल वाले हैं, जिनके लिए मैंने बहुत नफ़रत भी पाल ली थी, क्योंकि वहाँ मेरे बेब सिस्टर को खोया था, तो धीरे धीरे वो नफ़रत कम होना शुरू हुई, वो हीलिंग शुरू हुई। बुक्स पढ़ते गए, पर फिर भी मैं बोलूँ ना, सुकून नहीं था। पर हाँ, कुछ हुआ, केस फिर अच्छे से चलने लगा, वो हमारी फेवर में आया, वो काम वहाँ कंप्लीट हो गया। और फिर कभी खुशी कभी गम। फिर 2019 में कोरोना की शुरुआत अलग कंट्रीज़ में, जब बाहर की कंट्रीज़ में हुई, तब मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे PSSM का रोल बताया, PSSM में क्या होता है, क्योंकि मुझे ध्यान सीखना था, करना था। मैं बिफोर PSSM बहुत सारी बुक्स पढ़ ली थी मैंने, बहुत सारी साइंटिफिक बुक्स भी पढ़ ली थी, सारी जो स्पिरिचुअल हमारे उपनिषद वगैरह, वो उतना टच उपनिषद का नहीं था, पर कुछ कुछ पढ़ लिया था। पढ़ के भी सुकून नहीं था इतना, क्योंकि कुछ मिसिंग था। वो हमेशा मुझे फील रहता। मैंने बहुत सारे मेडिटेशन भी ट्राई कर लिए थे, ब्रायन वेस के मेडिटेशन, डॉक्टर जॉन डिस्पेंजा के मेडिटेशन, या जो भी बुक्स में पढ़ती थी उसके पीछे मेडिटेशंस थे, लुइस ही के मेडिटेशंस, वो सारे मेडिटेशंस भी करती थी, पर वो भी अधूरा था कहीं ना कहीं। कुशाली जी, आपके जीवन में PSSM के साथ जुड़ने के बाद आनापानसती ध्यान कब आया? आनापानसती ध्यान 2019 के दिसंबर एंड में एक वर्कशॉप चल रहा था ऑनलाइन, वो मैंने ज्वाइन किया। फिर वो वर्कशॉप के 28वें दिन पे पत्री सर से मिलना हुआ, क्योंकि पत्री सर को हम जूम पे बातें सुनते थे कि ये गुरु, ये टीचर है, और ये टीचर के कंसेप्ट ऐसे है कि ओनली फ्रेंडशिप। मैंने बोला इसमें कुछ दम है, कि जो झुकाना नहीं चाहता। और जब हम पत्री सर से अहमदाबाद में मिले, और उनका जो फर्स्ट वो सेंटेंस था, माय डियर
फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स, वो मुझे सबसे ज़्यादा छू गया कि हाँ, ये राइट पर्सन है कि जो गुरु शिष्य को छोड़ के कुछ अलग बातें कर रहा है। तो फिर वहाँ आनापानासती ध्यान पत्री सर के साथ 2 दिन गुजारे, और वो ही 2 दिन यादगार रह गए कि वो सिंप्लिसिटी, उनकी कहीं पर भी बैठ जाना, किसी के साथ भी बैठ जाना, सबके साथ बातें करना। और उस टाइम मैंने, कोई पीड़ा में तो थी मैं, एक सवाल पूछा था पत्री सर से कि सर मोक्ष क्या होता है। तो सर ने मुझे, मेरे आंखों में काफ़ी देर तक घुरते रहे, जैसे उनका नेचर था, देखते रहते, हमें भी डर लगता है ये देख क्या रहे। फिर बोला क्या काम है मोक्ष का, मोक्ष ही तो है इधर। मैंने बोला इधर कहाँ मोक्ष है, इधर तो पीड़ा ही है। तो वो बोले कि ये झरनी है, जाते रहो आते रहो, किसी के साथ नो अटैचमेंट्स, और ऊपर पिज्ज़ा पानी पूरी नहीं मिलता है, इधर ही मिलता है। ये उनके शब्द थे कि वो चाहते थे कि आप यहाँ खुश रह सकते हैं। तो वो जो बातें थी कि आते रहो जाते रहो, अपनी मर्जी से जीते रहो, वो छू गई। फिर मेडिटेशन करते गए, फिर समझ में आया कि स्टेबिलिटी क्या है। फिर वो मेरा जो पुराना लीडरशिप वाली क्वालिटी थी, जो सिर्फ कुछ ही हद तक बाहर आई थी, वो पूरी बाहर आ गई। फिर वो पत्री सर से देना सीखा, और जब वो सूरत में आए, हमारे घर रुके, तो जब हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, सारी फीमेल्स ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और हमने सोचा था कि ये बंदा कुछ भाषण करेगा, हम सुनेंगे इनसे, तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। और उन्होंने थमा दिया, ये हमारे सूरत के लीडर है और अपना अनुभव बोलो। वहीं से ये जो कुछ दबा कुछ था, वो सारा का सारा बाहर निकल के, कि वो जो कॉन्फिडेंस आया बोलने का, फिर वो चलता गया। उसके साथ सारे रिलेशनशिप अच्छे हो गए। आज मेरे हस्बैंड मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और वही मुझे अगर यहाँ आना भी है, बोले जाओ आगे बढ़ो लाइफ में। जो मुझे महसूस होता था कि ये सब ऐसे है, वो सारी मेरी बिलीफ सिस्टम, सारी धारणाएं मेरी टूट गई। PSSM के आने के बाद सबसे बड़ा लाइफ में चेंज आया, सारी बिलीफ सिस्टम ध्वस्त हो गई, और वही नज़रों से हम दुनिया को, पेशेंट को देखना शुरू कर दिया। और जो मेरा क्लिनिकल ग्रोथ था, वो भी 10x 20x बढ़ गया। खुशहाली जी, जो आपका सपना था वो साकार होना शुरू हो गया कि आपने अपना क्लिनिक पूरी तरह से खोल के हाँ, आप उसके ऊपर आगे चलना शुरू हो गई। हाँ, क्लिनिक एक्चुअली खोला नहीं, क्लिनिक इतना एस्टैब्लिश कर दिया कि आज मेरे पास 15 डॉक्टर असिस्टेंट के रूप में है। इतनी बड़ी टीम बन गई। मैं मेरे होम्योपैथिक जो हमारा ग्रुप है, उसमें भी मैं लीडर बन गई, और घर में भी मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ के साथ, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअली है, तो उनसे भी ऐसी बातें शेयर होना शुरू हो गई, और जो बॉन्ड बर्डन था वो प्यार में कन्वर्ट हो गया। आज मैं यहाँ हूँ तो बोलूँगी कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी कभी रोका नहीं। फिर वो बंधन थे सिर्फ पहले वाले, तो उन्होंने कभी नहीं रोका कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। वही फ्रीडम वापस आ गई जो मेरे मायके में थी। बिल्कुल ठीक। खुशहाली जी, जैसा कि एक जीवन में बहुत अच्छे तरीके से एक मोड़ आ गया, हमें बहुत समय के बाद जो अंदर की खुशी है वो मिलनी शुरू हो गई आपको। तो अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप ध्यान में आते रहे, तो ध्यान में कहा जाता है कि कुछ पास्ट लाइफ दिखाई देती है या किसी को, या एस्ट्रल ट्रैवल होता है, तो आपके पास ऐसा कोई अनुभव है? हाँ, मैंने काफ़ी बार मेडिटेशन में बहुत सारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी देखे, कि जहाँ मैं देखती थी कि मैं एक पूरी जेल में कैद हूँ, पूरी अंदर कोठड़ी है, सब जगह सिर्फ बंधन ही बंधन है। वहाँ कभी डेथ हो जाती थी, वहाँ से कभी फ्रीडम भी हो जाती थी। और मेडिटेशन में ये एक जर्नी, फिर हम मेरे जो आज रिलेटिव्स हैं या हस्बैंड है, उनके अलग अलग स्वरूप जो रिश्ते थे, वो भी काफ़ी मैंने एक्सपीरियंस किए। और ये भी एक्सपीरियंस किया कि कभी मैं सोचती थी कि
यहाँ से ऊपर की जर्नी कैसी होगी, मोक्ष चाहिए या फिर वो जो लाइट है। तो एक बार मेडिटेशन में बैठे कि एक्चुअली ये जो एंजल्स रहते हैं या अवतार रहते हैं वो कैसे रहते होंगे, वो कैसे होंगे। तो एक बार मेडिटेशन में ये भी देख लिया कि हाँ, सबकी जो जो अवतार है उनकी जर्नी भी कैसी रही। फिर वही लाइट से वापस मैंने देखा कि मैं वही लाइट से ये स्वरूप में आई हूँ। तो फिर वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्राइकिंग था कि हाँ, मैं वहाँ से वो जर्नी करके आई हूँ। तो ये फिजिकल बॉडी में मेरा ये रोल है कि ये लाइट को, ये नॉलेज को सब तक पहुँचाना है। और कभी कहाँ कन्फ्यूजन होता था तो कोई ना कोई स्वरूप में कोई टीचर आ जाते थे ड्रीम्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बहुत बार ये एक्सपीरियंस हुआ, कहीं कहीं पर भी अटकते थे तो या तो कोई ध्यान में मैसेज मिल जाता था या कोई ड्रीम्स में मैसेज मिल जाता था। खुशहाली जी, जैसे कि आप आगे बढ़ रही है बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में, आप आज की डेट में भी ध्यान करती हैं? हाँ, हर रोज़ मैं करती हूँ ध्यान। कम से कम मैं 3 घंटा मेडिटेशन करती हूँ डेली, नाइट को 1 आवर और मॉर्निंग में 2 आवर। क्योंकि मेरा मानना है, सब बोलते हैं कि टाइम नहीं है फीमेल के पास, काम है, घर संभालना है, प्रोफेशन देखना है, बच्चे देखने हैं। पर मैं बोलती हूँ कि पत्री सर ने एक बोला था कि नाइट क्या करनी है, कितना सोओगे। तो फिर मैंने समझा लिया कि पूरी रात मेरी है। तो मैंने नाइट में मेडिटेशन शुरू कर दिया। रात को जब सुबह सब उठते हैं उससे पहले मैं मेरा मेडिटेशन और सब काम कंप्लीट कर लेती थी। खुशहाली जी, आप आज की डेट में भी मेडिटेशन कर रही हैं और ये ज़रूरी भी है। जैसे कि पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि जैसे हम रूटीन के सभी काम करते हैं, खाना खाना, नहाना धोना, तो मेडिटेशन भी आत्मा के लिए एक भोजन है और वो हमें करते रहना चाहिए। आपने ही अभी हमें बताया कि आप बुक्स बहुत पढ़ी आपने, तो कौन सी ऐसी बुक थी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मिली और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया? 2 बुक्स है, एक यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे और दूसरी जो बुक है पावर ऑफ थॉट्स और तीसरी पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोले की। ये 3 बुक ने मेरी लाइफ की पूरा का पूरा परिवर्तन ला दिया कि पूरी साइकोलॉजी ही चेंज हो गई कि पास्ट को छोड़ो, अभी प्रेजेंट में रहो और बिलीफ सिस्टम को छोड़ो और लाइफ को नए अंदाज से जियो। जो लुइस हे की लाइफ जर्नी देखी तो यार ये बंदा निकल सकता है तो मैं भी निकल ही सकती हूँ। तो आपको ये बुक्स ने एक नया जीवन दे दिया। जो भी आपके अंदर हमने जन्मों से कचरा पाला हुआ था, हाँ, या संसार में रहते हुए समाज से जाने अनजाने में ले लिया था, उस कचरे को निकालने के लिए बुक्स, स्वाध्याय, जो पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि स्वाध्याय हमेशा करते रहना चाहिए। अब इसके बाद आगे की लाइफ आप आज की डेट में जो जी रही हैं, आपने बताया कि आपके साथ अभी 12 या 15 जो भी और जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो आपका क्या इंटेंशन रहती है कि उनको आप किस तरीके से ग्रो करो? एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ कि मैं अकेली कहीं ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ कभी अकेले नहीं होता, ग्रोथ हमेशा साथ में ही होता है। तो ये जो मेरे पास भी डॉक्टर आते हैं तो हमारे यहाँ एक टर्म्स एंड कंडीशन है, इतनी बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, PSLSM से जुड़ना ही जुड़ना है और मेडिटेशन करना ही करना है। तो जो नहीं करता तो वो जो दूसरे डॉक्टर रहते हैं वो बोल देते हैं मैडम ये अभी मेडिटेशन नहीं कर रही है, इन्होंने बुक रीडिंग शुरू नहीं किया है, तो थोड़ी डांट लग जाती है। और बच्चे हमेशा आते ही रहते हैं क्योंकि जो मेरा क्लिनिक है वहाँ पे पूरे गुजरात से बच्चे आते हैं होम्योपैथी सीखने। हाँ, तो हर साल कम से कम मेरे पास 10 बच्चे रहते हैं जो होम्योपैथी सीखने आते हैं। वो 2-3 साल की ट्रेनिंग लेके फिर अपना क्लिनिक्स करते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो वो जब 3 साल के बाद जाएगा तो वो जो आया था वो बंदा कभी नहीं होता, उनकी भी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो भी समाज को वही सर्व करते हैं जो हम लोग सर्व करते हैं।
या जो जो मैं सर्व करती हूँ वही वो लोग सर्व करना शुरू कर देते हैं सोसाइटी को। वो भी इतने कॉन्फिडेंट, पावरफुल और बोलते ना धैर्यवान, और जो बोलते हैं समाज के लिए सेवा का भाव, वो सबके अंदर जग जाता है। सबके अंदर जग जाता है। तो आपने खुद भी एक सेवा भाव जो आपको बचपन से आपके फादर के माध्यम से भी मिला, ठीक है, आपकी मदर के माध्यम से एक मिला आपको कि सबके साथ चाहे कितनी भी स्ट्रगल है मिल के चलना चाहिए, वो आप आज समाज में भी बांट रहे हैं। तो इसी के माध्यम से आपने एक अपनी एजुकेशन, अपना कैलिबर सब कुछ लगाकर बट समाज में एक नए रूप के साथ होम्योपैथी को प्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी डॉक्टर लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज आप जब काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, तो आप की आत्मा का निखार और बढ़ रहा है? कोई ऐसा अनुभव आपका कि आपने किसी पेशेंट को सजेशन दी हो, वो ठीक हो गया हो, उससे आपने कुछ और भी सीखा, आज भी आप सीख रही हैं? हाँ। तो उसके बारे में अगर आपका कोई अनुभव है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हमेशा हम सीखते ही रहते हैं। एक पेशेंट की स्टोरी मुझे याद है जो बहुत ही ज़्यादा टचिंग थी कि वो बंदा आया, सीए लंग था, उनको लंग कार्सिनोमा था। वो इंसान का वेट 52 केजी था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो आपने अभी डिसीज़ का नाम लिया, हाँ, वो डिसीज़ किस ऑर्गन की है? वो अपने जो फेफड़े रहते हैं, लंग्स, हाँ, लंग्स का कार्सिनोमा था, कैंसर था। आधा लंग ऑलरेडी ऑपरेट करके निकाल दिया गया था और वो बंदा 52 यानी 52 केजी का था और बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। उन्होंने मेडिटेशन किया, वो बंदा मुझे 2 साल बाद मिलने आया। उस टाइम उनका वेट 74 केजी था और वो बंदे को उस टाइम बोला गया था कि आप सिर्फ 3 महीने जियोगे, ठीक है। और 2 साल बाद वो 74 केजी वेट में आया और वो वही डॉक्टर ने बोला कि अभी शायद 10 साल तक तुम्हें कुछ भी ना हो। तो वो जो पावर था, वो उसके अंदर देख के, वो लाइफ को देख के जो मुझे आज भी याद आता है, वो बहुत ही सुकून वाला था कि हम दूसरों के जीवन को कितना सुकून वाला बना सकते हैं। फिर ये एक पेशेंट, फिर ऐसे अगर आप पूछो तो बहुत सारे जो पेशेंट हैं कि बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे, क्योंकि मेरे पास जो केस आते हैं ना वो सब लास्ट में ही आते हैं कि सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, ऑटो इम्यून डिजीजेज, SLE है जहाँ हर टिश्यू हर पल इन्फ्लामेशन होती है और वो डेथ में जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या जो बड़ी बड़ी बीमारियां जिसके नाम हम सुनते रहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिसका कोई क्योर नहीं है से, तो वो बंदे बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जीते हैं मेडिटेशन और मेडिकेशन के साथ, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। सालों तक चलते हैं, ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ना ही कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो अच्छे से बहुत ज़िंदगी जीते। तो वो ज़िंदगी देख के हमें जो आनंद मिलता है वो एक अलग ही प्रकार का रहता है। खुशहाली जी, जैसे कि आपने अभी बताया, आप ट्रीट करते हैं उनको मेडिसिन के साथ साथ, मेडिटेशन के साथ साथ। तो जो मनुष्य है उसके जीवन के अंदर बहुत से ऐसे अंग हैं, बहुत से ऐसे पैनल्स हैं जिसके कारण उसको बीमारियां आती हैं। तो आप कौन कौन से ऐसे उनको टच करते हैं ताकि उनकी जड़ से बीमारी खत्म हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोग होम्योपैथी में एक्चुअली 3 जनरेशन की हिस्ट्री लेते हैं। एक मैंने बुक पढ़ी थी, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय ब्रूस लिप्टन, कि बिलीफ कहाँ से चलती आती है। तो बिलीफ जनरेशन टू जनरेशन चलती है। तो हम ये जनरेशन टू जनरेशन की हिस्ट्री लेने लग गए कि ये आया कहाँ से इसको। तो हमने देखा था ये तो 3 जनरेशन 4 पीढ़ी से तो यही चलते आ रहा है। फिर हम वो उसको देखते हैं, इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसकी नानी को भी यही था। फिर बोलते हैं कि ये देख तेरी जनरेशन ये चली आ रही है, तेरे इस इमोशंस के कारण तुझे ये बीमारी हुई है, अभी तो इसके ऊपर काम कर। तो हम उसको बुक रीडिंग देते हैं कि यू कैन हील योर लाइफ, पढ़ो।
पत्री सर के कुछ बुक्स देते हैं वो पढ़ो। मेडिटेशन कंपलसरी लगा देते हैं कि आपको एटलीस्ट इतना मेडिटेशन करना ही करना है। न्यूट्रिशन एडवाइस कर देते हैं। जो लाइफ की जो भी पार्ट है कि रात को मेडिटेशन करके सो, कुछ एफर्मेशंस एडवाइस करते हैं कि आप ये एफर्मेशन बोलो। आपके इस इमोशंस, इस बिलीफ के कारण ये बीमारी आई है, तो आप इसके ऊपर काम करिए। तो जो बंदा जो सीरियसली काम करता है तो फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तो हर एक पेशेंट में हमें ये तो देखना ही देखना है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि इसको कौन सा काम देना है, एग्जैक्टली इसको कौन से पार्ट पे काम करवाना है। तो बुक रीडिंग, स्वाध्याय सुनो। जो गुजराती है तो पीएमसी गुजराती से जोड़ देते हैं, हिंदी वाला है तो पीएमसी हिंदी से जोड़ देते हैं। मास्टर बनो अगर चल रहा है तो बोलते भाई मास्टर बनो ज्वाइन कर लो, जेटीटीपी चल रहा है तो जेटीटीपी ज्वाइन कर लो। बुक स्वाध्याय अपने पीएमसी हिंदी में है तो सुन, वहाँ से हम बुक सिलेक्ट करके देते हैं, आपको यही बुक पढ़नी है। जिसको कर्मा से प्रॉब्लम है वो बोलते ना कि मेरे कर्म ही ऐसे, तो उसको बोलते भाई तो ये बुक्स पढ़, कर्म सिद्धांत पढ़। तो हम ये देखते हैं, जिसको विल पावर वीक है तो बोलते तो संकल्प शक्ति पढ़। तो हम जानते हैं ना किसको कहाँ क्या देखना है और क्या देना है। खुशहाली जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक आप दोनों जगह पे काम कर रही हैं, दोनों की जगह क्या हर फील्ड्स उसके पे काम कर रही हैं। पहला काम तो आप कर रही हैं कि उसका एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए मेडिटेशन के माध्यम से एनर्जी लेवल बढ़ जाए, ताकि आप कुछ बोल रहे हैं तो वो उसको समझ भी पाए। फिर उसके जो धारणाओं का पैटर्न है आप उनको तोड़ते हैं कि वो विचार क्या कर रहे हैं, उनकी जो थॉट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो आप इस पे भी काम करते हैं। फिर आप उनके इमोशंस पे भी काम करते हैं। और चौथे काम के साथ साथ आप एक स्पोर्टिव मेडिसिन देते हैं, ताकि वो जो काम एनर्जी तो करेगी बट शायद उसको पहले थोड़ा सा सुकून मिल जाए ताकि वो आगे खड़ा हो जाए। यस। तो एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। बेस था तो आपके बेस से कि आप शाकाहारी थी या मांसाहारी थी? शाकाहारी थे, पहले से ही हम शाकाहारी हैं, हमारी पीढ़ियों में सब शाकाहारी हैं। शाकाहारी, हाँ, क्योंकि हम जैसे सिविलाइजेशन में आए कि जंगल में थे, प्राणी थे, एनिमल्स थे, तब तक तो ठीक थे कि एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को मार के खाएगा। उस टाइम हमारे इंटेस्टाइन वो सब ऐसे ही थे। पर जब हम सिविलाइज हुए, जब हमने फार्मिंग शुरू किया और हमारा एनिमल्स से ज़्यादा ह्यूमैनिटी की तरफ हम होते गए, हमारा इंटेलेक्ट बढ़ता गया, तो उसी तरह हमारे शरीर में भी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे तो हमारे इंटेस्टाइन भी वैसे ही हो जाते हैं। तो हम लोग तो शाकाहारी थे ही थे, पर एक्चुअली मैं आपसे शेयर इसलिए करी क्योंकि हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, हम उनको भी यही बोलते हैं, ये साइंटिफिक लेवल पे ही समझाते हैं कि आप शाकाहारी बनो, क्योंकि आज हमारे जो इंटेस्टाइन है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शाकाहार को ही अडॉप्ट कर पाएगा। अदरवाइज हमारा मेंटल लेवल भी बिगड़ेगा और वो जो एनिमल्स हैं जिसके इमोशंस हमने, ऐसे हमारे हर एक सेल में हमारे इमोशंस हैं, हमारे हर एक सेल में एनर्जी, तो उनके इमोशन भी उसके हर एक सेल में है। तो एक क्रुअलिटी, एक उनके इमोशन पास होना, तो वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा हम सेंसिटिव थे, तो शाकाहार ही खाते हैं और शाकाहार ही एडवाइस करते हैं। बहुत ही सुंदर चीज़ है कि आप एक तो शाकाहार खुद से थे ही, आगे भी आप एडवाइस करते रहते हैं कि शाकाहारी ही बने। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि आप खुद इतना अच्छा ध्यान करते हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, चाहे अपने जो आप काम कर रहे हैं उसी के साथ साथ आपका प्रचार भी चल रहा है, क्या आपके परिवार में आपके बच्चे, आपके पति या आपके माता पिता भी ध्यान में आए? हाँ, जैसे पहले तो वो भी बिलीफ नहीं करते थे, वो भी बोलते थे, भले अध्यात्म में थे पर ध्यान नहीं करते थे। आज मेरा भाई, भाभी, मम्मी, पापा, दोनों बहनें, मेरे सासुर जी, मेरी सास, मेरे हस्बैंड और बच्चे सब ध्यान करते हैं। आज की डेट में सब मेडिटेशन करते हैं, सब स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हैं, सब बुक्स पढ़ते हैं और सब के सब शाकाहारी है। खुशहाली जी, आपकी इतनी सुंदर यात्रा को हमने सुना
और बहुत कुछ तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी सीखेंगे। अभी हम आपसे अपने दर्शकों के लिए एक संदेश चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको भी दिल से थैंक यू कि आपने मेरी इस जर्नी को लाया कि सब दर्शक भी जान पाए कि जीवन में स्ट्रगल होना इट्स ओके। जीवन में मेरे फ्रेंड्स आप सबसे एक ही मैसेज है कि जीवन जो है वो चैलेंज तो आते रहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ अर्थ प्लेनेट पर जन्मे हैं तो चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो चैलेंज से, ये सारे प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, हमें हमारी जर्नी को कंटिन्यू करना है और इस जर्नी में ध्यान और ज्ञान को जोड़ देना है, ताकि ये जर्नी जो बहुत पीड़ा में है वो कम पीड़ा से निकल जाए, कम चैलेंज से निकल जाए और वही जर्नी हमारे लिए ब्लूमिंग हो जाए। क्योंकि एक अगर हम अज्ञान में है तो लाइफ पीड़ा में है, अगर हम ज्ञान में आ गए तो लाइफ ब्लूमिंग हो गई। वही लाइफ जो हमें ऐसी लगती थी क्या ये जहन्नुम जैसी जिंदगी जीना, और आज जन्नत भी यही है, वो जन्नत हम ध्यान और ज्ञान से ही पा सकते हैं। तो उसके लिए मेरा दिल से धन्यवाद है पीएमसी हिंदी को, पितामह पत्री जी को और सारे दुनिया के जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है जिन्होंने अपना ज्ञान बुक्स में रेड़ा है, उन सब मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद खुशहाली जी, हमारे इस आत्मा की यात्रा शो में आने के लिए। धन्यवाद आपको भी कि जो मुझे यहाँ शेयर करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। दर्शकों, हमने खुशहाली जी की यात्रा से सीखा कि जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है सोल की, वो चाहे बीच में कहीं पे भी गुम हो जाती है, पर वो कहीं ना कहीं निखर के दोबारा से बाहर आती है, जैसे कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। परंतु एक चीज़ ज़रूरी है कि समाज के अंदर आप चाहे लड़की के रूप में आ रहे हैं या लड़के के रूप में आ रहे हैं, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझें। हमेशा आप लड़की हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि लड़की भी एक देवी स्वरूप है, सभी दैविक शक्तियाँ उसके अंदर मौजूद है। आपको केवल अपने अंदर से वो निखार लाना। उस निखार को लाने के लिए सबसे ज़रूरी है आनापानासती ध्यान करिए, जीवन के अंदर स्वाध्याय करिए और हमेशा प्यार बांटने की कोशिश करिए। जितना आप प्यार बांटेंगे, जितना आप दूसरों को खुशियाँ देने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे, तो ये समाज एक बहुत सुंदर फुलवाड़ी की तरह बनेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम और नए मास्टर को आपके साथ लेकर आएंगे नई आत्मा की यात्रा के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी